नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में फिर एक बार बिहार का चर्चित मुकदमा। जी हाँ जनाब, बिहार से लेकर इस मुकदमे पर दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। पूरे बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। उसी मुकदमे पर कानूनी चर्चा के लिए आज मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जी हां जनाब, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस चर्चित मुकदमे की तरफ है। जी हां जनाब, यह वही अपराध है आज से 10 साल पहले जिसने बिहार को एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक तांडव, उपद्रव, आगजनी, लाठीचार्ज, कर्फ्यू, पत्थरबाजी के कुचक्र में जकड़ लिया था। यहाँ तक कि बिहार के तत्कालीन डीजीपी पर भी आरा में भीड़ ने हमला कर दिया था और दिल्ली की सियासत भी गर्मा उठी थी और अपना आनन फानन में सरकार को, उग्र भीड़ को शांत करने के लिए इस मुकदमे की तफ्तीश, इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपनी पड़ी थी। जी हाँ जनाब, मैं बिहार के चर्चित मुकदमे ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्या की बात कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि अचानक इस मुकदमे में ऐसा क्या हो गया वकील साहब कि आपको नया सीरीज बनाने की ज़रूरत पड़ गई। राजनीति में क्यों भूचाल आया हुआ है और कानून में क्या उबाल आया हुआ है। जी हाँ जनाब, आपका सवाल सही है और उन्हीं सवाल का जवाब जानने के लिए आप जुड़ जाइए तत्काल फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस कानूनी चैनल से, जहां हम लेकर आते हैं आपके पैसे खिदमत के लिए ऐसे ही मुकदमे और उनकी कानूनी बारीकियां। हम राजनीति की बात इस चैनल पे नहीं करते, नहीं करेंगे, हम कानून की बात करेंगे। तो जी हाँ जनाब, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें। आरक्षण पर, जी हाँ, 75% आरक्षण का जो सवाल बिहार में उठा है वह कानून की नज़र में लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पे हमारी तीसरी एपिसोड आनी बाकी है। अगर आपने अभी तक 2 एपिसोड को नहीं देखा है तो वहाँ जाकर देखें। लेकिन आज उस कड़ी को, उस विशेष श्रृंखला को मैं इस ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड के मुकदमे के लिए रोककर आपके लिए यह विशेष प्रस्तुति लाया हूँ। तो जी हाँ जनाब, जैसा कि आप सबको पता है, आप वाकिफ़ हैं, इस मुकदमे में जो नया बवाल या उबाल आया है वह है 10 साल के बाद आरा के कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में सीबीआई के द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट, अनुपूरक चार्जशीट दाखिल किया जाना। सीबीआई को जब यह मुकदमा सौंपा गया तो 8 या 9 साल तो सीबीआई के हाथों कुछ नहीं लगा और फिर यह तफ्तीश आगे बढ़ी। उसकी तफसील में फिर कभी और जाऊंगा। और अंततः सीबीआई ने इस केस में हुलास पांडे, बाहुबली नेता और पूर्व एमएलसी समेत 7 लोगों को अभियुक्त बनाकर अपनी चार्जशीट सीबीआई अदालत में दाखिल कर दी है। चलते चलते मैं इस मुकदमे की थोड़ी सी 2 लाइन में आपको बता दूं। ब्रह्मेश्वर मुखिया वह शख्स थे जो भूमियार के सर्वमान्य, भूमियार जो बिहार की एक बड़ी शक्तिशाली, इंटेलेक्चुअल, धनवान, हर तरह से सक्षम जाति है, उसके सर्वमान्य नेता की तरह उभर रहे थे और उन्होंने माले के खिलाफ काफ़ी बड़ा संघर्ष भूमियार बिरादरी की रक्षा हेतु
बिहार में किया था और उसके एवज में 9 साल उन्हें आरा के जेल में भी बिताना पड़ा था। लेकिन जब वो अपनी सज़ा काट कर आरा में अपने गृह स्थान में, अपने गृहनगर में रह रहे थे, तो अचानक एक सुबह 1 जून 2022 को सरेआम देसी पिस्तौल, देसी कट्टे का इस्तेमाल कर उनके घर के ठीक सामने उनको गोलियों से भून दिया गया था। यह मुकदमा उसी से संबंधित है। बरसों तक पुलिस खाक छानती रही और फिर भीड़ के डिमांड पर, उग्र समुदाय के डिमांड पर यह मुकदमा सीबीआई को सौंपा गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंततः सीबीआई ने एक लंबा वक्त लिया, लेकिन गहन छानबीन और जांच के साथ, पुख्ता सबूत के साथ 8 लोगों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब जैसा कि मैंने कहा कि मेरा अभिप्राय यहाँ राजनीति से नहीं है, इसलिए राजनीति क्या कहती है, क्या होगा, सुलास पांडे आज किस पार्टी में हैं, पार्टी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, ये सारा विषय हमारे इस चैनल का नहीं है। उसके लिए तमाम चैनल हैं, आप उसको देखिए और कुछ अच्छी खबर मिले तो मुझे भी बताइए, हमारा आपका जुड़ाव। तो अब हम यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया को समझते हैं इस प्रकरण के बाद कि जनरली आमतौर पर चार्जशीट दाखिल होने के बाद कानून कैसे काम करता है, अदालत कैसे काम करता है, और उसी आलोक में हम समझेंगे कि इन 8 अभियुक्तों का इस केस में क्या होने वाला है। तो ये है जी हमारी केस, ये है जी हमारी प्रस्तुति। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें सीबीआई ने पूर्व एमएलसी एवं बाहुबली नेता हुलास पांडे को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है और चार्जशीट में ऐसा बताया जाता है, ऐसा जो मेरी जानकारी मिली है उसमें यह लिखा गया है कि हुलास पांडे ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने षड्यंत्र करके मुखिया जी की हत्या कराई। अब नाम इसमें सुनील पांडे का भी प्रारंभ में उछला था, लेकिन अंततः जो चार्जशीट आई है उसके अनुसार इसमें हुलास पांडे, अभय पांडे, नंद गोपाल पांडे उर्फ फौजी, रितेश कुमार उर्फ मोनू, अमितेश कुमार पांडे उर्फ गुड्डू, प्रिंस पांडे, बालेश्वर पांडे, मनोज पांडे आदि के नाम शामिल हैं। घटना मैंने आपको बता दी है और ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद एफआईआर संख्या 139/2012 के तहत आरा के नवादा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब जब सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में, तो जो सीआरपीसी है वह इस प्रक्रिया को किस तरह से आगे संचालित करने का निर्देश देती है और उसी के आलोक में इस केस में अब प्रोसीडिंग्स कैसे बढ़ेगा और ब्रह्मेश्वर मुखिया के सही अभियुक्तों को सीबीआई दोषित साबित कर पाएगी या वो एक बार पुनः कानून की गिरफ्त से छूटने में सफल होंगे। आइए जानते हैं इस बारे में कानून क्या कहता है और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं या रह सकती हैं। तो सबसे पहले तो जो सीबीआई कोर्ट के माननीय जज महोदय हैं वो इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लेंगे। उसके बाद आरोप तय किया जाएगा। इस स्टेज पे जो भी नामजद आरोपी हैं उनके सामने 2 विकल्प होगा, या तो वो अपना अपराध यहाँ पे स्वीकार कर लें और फिर जज महोदय अपना फैसला सुना देंगे, या फिर वह आरोप से इनकार करें। ऐसा ऑप्शन भी उनके पास उपलब्ध है। अगर वो इनकार करते हैं तो ऐसी हालत में यह मुकदमा ट्रायल की तरफ बढ़ेगा और सीबीआई इस ट्रायल में अपने पूरी तैयारी के साथ, अपने पूरे तथ्य के साथ तमाम गवाहों को गुजारेगी
आरोपी को अपने बचाव के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया के तहत धारा 313 के तहत, धारा सेक्शन 313 के तहत, आईपीसी की धारा 313 के तहत अपने बचाव के लिए अंतिम मौका भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो एक सवाल उठता है कि इस पूरे मुकदमे में जो अभियुक्त जो अब नामजद किए गए हैं वो अरेस्ट नहीं हुए, तो क्या सीबीआई अब उनको अरेस्ट करेगी? क्या कानून यह कहता है कि जब चार्जशीट का संज्ञान लिया जा रहा होगा तो एक्यूज्ड का अरेस्ट होना, अभियुक्तों का अरेस्ट होना कानूनी तौर पर अनिवार्य है? यह मूल सवाल है कि अब ये 8 अभियुक्त क्या अरेस्ट कर लिए जाएंगे, या अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है अतः इनसे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि ये गवाहों को बरगला सकते हैं, डरा सकते हैं, साक्ष्यों को मिटा सकते हैं, भाग सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या सीबीआई इनको अदालत में बिना अरेस्ट किए प्रस्तुत करेगी? क्या यह मुकदमा इनके बिना प्रस्तुत किए भी अपनी रवानगी की तरफ चल सकता है और अपने अंतिम मुकाम पे पहुंचेगा? यह एपिसोड खास करके आम जनता के साथ साथ कानून के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए बनाया जा रहा है या बताने के लिए बनाया गया है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बाद अरेस्ट अनिवार्य प्रक्रिया है या मुकदमा बिना अरेस्ट के भी आगे बढ़ सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, इसमें दोनों ऑप्शन उपलब्ध है। प्रोसिक्यूशन अफसर को अरेस्ट करने और अरेस्ट न करने दोनों तरह की ऑप्शंस उपलब्ध हैं। देखिए, इस बारे में सीआरपीसी 1973 का सेक्शन 170 क्या कहता है, आइए उसको पढ़ते हैं। If it appears to the officer in charge of the police station that there is a sufficient evidence, इस चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट के फाइल करते वक्त अगर आईओ यह कन्विंस है कि उसके पास वो पर्याप्त सबूत हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ रीजनेबल ग्राउंड है, तब वह अभियुक्त को अंडर कस्टडी मैजिस्ट्रेट के सामने कॉग्निजेंस के लिए उपस्थित कराएगा। अब 170 के इस प्रोविज़न को अगर पढ़ा जाए और जो पुराने जजमेंट हैं इससे मुतल्लिक उसको देखा जाए तो इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन, इसके बहुत सारे मायने निकलते हैं। बट दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात कि कॉग्निजेंस बिना अभियुक्त के अदालत में उपस्थित हुए कॉग्निजेंस लेने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। तमाम वो सबूत जो अभियुक्त के खिलाफ हैं इंक्लूडिंग चार्जशीट, वो अभियुक्त की उपस्थिति, अनिवार्य उपस्थिति में ही आगे बढ़ाई जा सकती है। इस बारे में सीआरपीसी का सेक्शन 273 भी बहुत सारी बातों को स्पष्ट कर देता है, जो यह कहता है कि ऑल एविडेंस शैल बी टेकन बाय द कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। अभियुक्त की उपस्थिति में ही सारे तथ्य, सारे सबूत रिकॉर्ड पे लिए जा सकते हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022 का, जो कस्टडी को परिभाषित भी करता है और यहाँ पर आकर वह सेक्शन 273 के इंटरप्रिटेशन से अलग हो जाता है और वह कहता है कि कस्टडी डजंट मीन फिजिकल कस्टडी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के आलोक में देखें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हुलास पांडे समेत 7 अभियुक्त शायद सीबीआई द्वारा हिरासत में न लिए जाएं। अब यह संभावना है कानूनी प्रक्रिया की तहत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह जो निर्णय है सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022
वह उनके समर्थन में उनके अरेस्ट न किए जाने की वकालत करता है। पर हमेशा ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। और 170 और 273 अरेस्ट की बात करता है। अब अगर हम एक ताज़ा तरीन एक ऐसे ही मामले को से जोड़ करके इस मामले को देखें, जी हाँ जनाब, दिल्ली का मनीष सिसोदिया प्रकरण जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी, तो आप देखेंगे कि जब सिसोदिया साहब के घर पे छापा पड़ा तो सिसोदिया साहब को सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया। उसके बाद भी सिसोदिया साहब बाहर रहे, जांच चलती रही, जो कि स्थिति इस केस से मेल खाती है। उसके बाद अचानक कोर्ट में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होता है। जो पहली चार्जशीट फाइल हुई उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं था और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े ही कॉन्फिडेंस विश्वास के साथ कहा कि उन्हें सीबीआई ने, ईडी ने क्लीन चिट दे दिया है। बट जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट आया तो उसमें उनका नाम था और अंततः आपने देखा कि मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए। आज भी वो अंडर कस्टडी हैं और उनको कोर्ट ने अब तक बेल नहीं दिया है। तो भले सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट अरेस्ट नहीं किए जाने की वकालत करता हो, लेकिन परिस्थिति और केस के हिसाब से परिस्थितियां और परिणाम भिन्न रहे हैं, हो सकते हैं। इसलिए यहाँ भी इस केस में यह कहना इस स्टेज पर मुमकिन नहीं है कि ये 8 अभियुक्त सीबीआई के द्वारा अरेस्ट किए जाएंगे या अरेस्ट नहीं किए जाएंगे। हाँ, इस बारे में अगर हम 1 मिनट के लिए, जैसे यहाँ एक एकेडमिक चर्चा हम कर रहे हैं, कानूनी चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो इन अभियुक्तों के अलावा भी ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ एक चार्जशीट फाइल होती है, चाहे वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट ही क्यों ना हो, और पूरे इन्वेस्टिगेशन के दरमियान उसको पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरेस्ट नहीं करती है, तो सवाल उठता है कि उसका तो मानसिक शांति तो भंग हो ही गई। वह तो इस उधेर बूंद में परेशान उद्वेलित रहेगा ही कि क्या उसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति अगर मानसिक द्वंद्व है या ऐसी वास्तविक खतरा भी है अरेस्ट होने का, तो सवाल उठता है कि इस बारे में उस व्यक्ति के पास, उस अभियुक्त के पास क्या क्या विकल्प है। तो मुख्य तौर पे 4 तरह के विकल्प कानून ऐसे अभियुक्तों को देता है। पहला है कि वह सीआरपीसी के सेक्शन 205 के तहत पर्सनल उपस्थिति से कोर्ट में पर्सनल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से एग्जेम्पशन की मांग कर सकता है और वह अपने वकील के माध्यम से मुकदमे में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। यह सेक्शन कैसे काम करता है, कोर्ट का इसके बारे में क्या प्रावधान है, क्या जजमेंट है, वह इस वीडियो में कवर कर पाना संभव नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो अगले वीडियो में उस विषय को विस्तार से मैं डिस्कस करूंगा। जो दूसरा विकल्प उस व्यक्ति के पास है वह एंटीसिपेटरी बेल का है अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। जो तीसरा विकल्प है उसके पास वो फर्निशिंग ऑफ बॉन्ड का है अंडर सेक्शन 88 ऑफ सीआरपीसी। और चौथा और अंतिम विकल्प है अपियरिंग बिफोर द कोर्ट एंड फाइलिंग ए रेगुलर बेल। तो ये 4 विकल्प हैं जिसका निर्णय अभियुक्त को या उसके विद्वान अभिवक्ता को साक्ष्य परिस्थिति, क्राइम का जो चार्ज है उसको कितना सीरियस है, उसमें उसकी कितनी संलिप्तता है, सज़ा की अवधि 7 साल से कम है, 7 साल से ऊपर है, ड्रग का केस है, इत्यादि इत्यादि बातों को गौर करके ही लेना चाहिए और लिया जा सकता है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हैं। एक ही व्यक्ति के खिलाफ अनिल वर्सेस सीबीआई 2021, अनिल वर्सेस सीबीआई 2021, अनिल वर्सेस सीबीआई 2022 एंड अनिल वर्सेस सीबीआई 2023।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक बेल की प्रक्रिया, इस ऊहापोह की स्थिति, इस मानसिक परेशानी से निकलने के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन देता है कि किस तरह से जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो पुलिस हैं, उनको काम करना चाहिए और अपराधों को 4 भागों में वह वर्गीकृत करता है, कैटेगराइज करता है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। और उसके हिसाब से वह निर्देश देता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को या पुलिस को कैसे काम करना चाहिए, किन परिस्थितियों में अरेस्ट बनता है, किन परिस्थितियों में अरेस्ट नहीं बनता है। यहाँ पर उसके डिटेल में जाना संभव नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन बहुत स्पष्ट है, 4 कैटेगरी में विभाजित करके स्पष्ट गाइडलाइन देता है, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में उस पूरी प्रक्रिया को समझा पाना संभव नहीं है। अगली वीडियो में आप लोगों ने अगर डिमांड किया तो हम ज़रूर उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन चलते चलते अपने अनुभव के आधार पर बतौर क्रिमिनल एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं यही सलाह दे सकता हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि देखिए, किताब में कानून चाहे जो कुछ कहता है, प्रीवियस जजमेंट जो भी कुछ हो, क्रिमिनल जुडिपेंस, क्रिमिनल केस का मतलब ही है अनप्रिडिक्टेबल। तमाम गाइडलाइंस रहने के बाद मनीष सिसोदिया केस का उदाहरण मैंने आपको दिया। अतः केस टू केस ये सारे गाइडलाइंस, ये सारे जजमेंट डिफर करते हैं और क्रिमिनल केस का मतलब है सीरियसनेस और उसको उसी आउटमोस्ट सीरियसनेस से लिया जाना चाहिए। और इसके बारे में कोई प्रिडिक्शन करना, कोई भी भविष्यवाणी करना असंभव है। सारे केस डिफरेंट हैं, परिस्थितियाँ डिफरेंट हैं, जो चार्ज लगे हैं वो डिफरेंट हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं और तमाम मुद्दे भी होते हैं। इसलिए किसी विद्वान अधिवक्ता से सलाह कर समय रहते क्रिमिनल केस में उचित कार्रवाई ही उचित है, समुचित है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ हमारे कानून के इस चैनल में अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।